हमारा जो सेशन है वो सभी हिंदी माध्यम वाले बोर्ड के लिए अवेलेबल होगा। चलिए चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करिए। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, ये धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसी धातु रहेगी, जितना क्रियाशील धातु रहेगा उसका विभव उतना अधिक होगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है विलयन के ताप पर निर्भर करेगा ही। ठीक है, ताप बढ़ाने से स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन के बहुविकल्पी प्रश्न को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कल हम लोगों ने विलयन के पीवाईक्यू को देखा था, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वैद्युत रसायन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक, आपको पता है ये हमारा जो सेशन है वो सभी हिंदी माध्यम वाले बोर्ड के लिए अवेलेबल होगा। चलिए चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करिए। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आवाज नहीं आ रहा। ठीक, हाँ आप अपना आप चेक करिए। मैंने यहाँ से एकदम चेक कर लिया, एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ आवाज। चलिए एक बार मैं भी यहाँ से आवाज चेक कर ले रहा हूँ। जी, किसी ने ऑप्शन डी बोला है। चलिए आवाज तो सही है भाई, आवाज तो एकदम सही है। ऑप्शन डी, जी बिल्कुल सही। आपने ऑप्शन डी बोला है, जो कि बहुत सही है। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। ये धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसी धातु रहेगी, जितना क्रियाशील धातु रहेगा उसका विभव उतना अधिक होगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है विलयन के ताप पर निर्भर करेगा ही। ठीक है, ताप बढ़ाने से ठीक है विभव भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज मोलरता पे भी निर्भर करेगा। मोलरता का मतलब सांद्रता ज्यादा रहेगी, विभव ज्यादा आएगा। यानी हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सभी पर निर्भर करता है। यानी हमारा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। जी, आप लोगों ने एकदम सही आंसर बताया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। जी, इसको एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। अब आप लोग बताएंगे हमें ऑक्सीकृत जल्दी कौन होगा, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या एटी। ठीक है, एटी का मतलब एस्टेटीन होता है, यह एक हाइड्रोजन तत्व है। चलिए इसको आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। आप लोग एक बार इसे ट्राई करिए, जल्दी ऑक्सीकृत कौन सा धातु होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए है क्या, अगर मैं धातु की बात करूं तो हमें धातु की क्रियाशीलता क्रम, जी किसी ने ऑप्शन सी बताया है, तनु शुक्ला जी ने ऑप्शन सी बताया है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन बी भाई नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा आशीष कुमार। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए कैसे है, तो पहले हमें धातु की क्रियाशीलता वाला एक श्रेणी याद होगा आपको, जो कि हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे। छोटा सा सीरीज है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या था हमारा, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक ठीक, देखो उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो ये हमारा याद करने का एक छोटा सा तरीका था। देखिए अब इसी में हमारा जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है। यानी क्रियाशीलता यहां से यहां आने पर क्या हो रही है, घट रही है। क्रियाशीलता ठीक है ऊपर नीचे आने पर क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाले कम क्रियाशील हैं। तो अब बताइए यहाँ पे ऊपर कौन है, यहाँ पे कॉपर सिल्वर, यहाँ पे क्या है कॉपर है,
सिल्वर है, एल्युमिनियम और स्टील में ऊपर कौन दिख रहा है? देखिए सबसे ऊपर एल्युमिनियम है, सबसे ऊपर कौन है? एल्युमिनियम है। फिर उसके बाद कॉपर, सिल्वर, ठीक, एस्टेटिन इसमें नहीं है, वो काफी नीचे होता है क्योंकि वो नॉन मेटल है, वो तो नहीं होगा। ठीक है, एस्टेटिन क्या है? नॉन मेटल है, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, इन तीन मेटल को बस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर, सिल्वर और एल में एल ही तो सबसे ऊपर है, कॉपर और सिल्वर दोनों के दोनों, कॉपर और सिल्वर दोनों दोनों नीचे हैं। सबसे क्रियाशील कौन होगा यहाँ पे? एल्युमिनियम होगा। कौन होगा? एल्युमिनियम होगा। यही हमारा क्या है? सही आंसर है। चलिए चलिए, हमारा ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है जी। आपने तो प्रियांशु जी ने एलएसआई स्टूडेंट, हाँ, पूरा सीरीज बना दिया है, बहुत सही। हम्म। चलिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो आपको ये छोटा सा अगर याद रहेगा क्रियाशीलता क्रम, तो चीजों को हम लोग कर लेंगे। चलिए, करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला? चार धातुओं ए बी सी डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.5 -20 प्लस 0.84, फिर क्या है? -36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम क्या होगा? चलिए, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ, ठीक है, ट्रिक बताइए सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का। देखिए भाई, ट्रिक यही है, मैंने बताया था ना, एक बार मैं बोल के दिखा दे रहा हूँ। क्या था? के से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। ठीक है, तो यही ट्रिक है, एक बार आप लोग वीडियो में जाके रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, उसको कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे। ठीक, क्रियाशीलता के क्रम, यानी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या दिया है। ए का इलेक्ट्रोड विभव कितना है? ए का विभव कितना है भाई? ए का विभव है +1.5, बी का कितना है? -20, ठीक है, सी का कितना है? +0.84, डी का कितना है? -0.36, -0.36। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें आक्सीक मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का क्रम लिखना है। तो कौन सा वाला ऑर्डर सही होगा, इसको आप लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको चेक करेंगे। ऑप्शन आप लोग बताइए एक बार कमेंट में। हाँ, चलिए सही है, आपने भी अपना ट्रिक बनाया है। हम्म। हाँ, चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे जितना ज्यादा निगेटिव होगा वैल्यू, जितना ज्यादा माइनस होगी उसकी, ठीक है, क्रियाशीलता, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होती है। ठीक, तो यहाँ पे सक्रियता उतनी अधिक होगी। सबसे अधिक माइनस कौन है? देखिए इन सब में सबसे अधिक माइनस कौन वाला है? सबसे ज्यादा माइनस, देखिए -20 सबसे छोटा, जितना छोटा होगा उतना क्रियाशीलता होगी। किसी ने ऑप्शन ए दिया है, तो जब सबसे अधिक माइनस कौन है? ये वाला -20 है। माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा नंबर। उसके बाद ये आता है दूसरे नंबर पे, फिर इन दोनों में, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आएगा। ठीक है, 1.5 जीरो पॉइंट है ना, तो फिर तीसरे पर ये आएगा, फिर चौथे पर ये वाला आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस कौन है? सबसे ज्यादा माइनस है बी वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी, फिर आएंगे डी पे, फिर आएंगे हम लोग सी पे, फिर आएंगे चौथे में ए पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी डी, हाँ, बी डी सी ए, बी डी सी ए। जी, चलिए, हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा उसकी सक्रियता होगी। ठीक है, हमें यही ध्यान देना है, जितना अधिक निगेटिव होगा उतना अधिक सक्रियता होगी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? फिर से फिर से हमें वही याद रखना है, फिर से हमें वही याद रखना है। आइए, क्रियाशीलता क्रम मैं लिख दे रहा हूं, फिर से वही वाला, फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कौन है? आगे आओ।
अब देखिए, अब बताइए इसमें आप लोग, हाइड्रोजन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन उसको हटा दे। जैसे सोडियम ऑक्साइड को का अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन से कराऊंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कराऊंगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कराऊंगा, या सिल्वर ऑक्साइड कराऊंगा, तो हाइड्रोजन से कौन अपचयित हो रहा है, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा ना, उसी को तो हाइड्रोजन अपचयित कर पाएगा। जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा उसी को हाइड्रोजन अपचयित कर पाएगा ना। तो इसमें देखिए, इन सभी में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और साथ में क्या है, सिल्वर में हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है, तो हाइड्रोजन देखिए हमारा, एक ये है हाइड्रोजन मेरा बाउंड्री, ये हाइड्रोजन हमारा बाउंड्री हो गया। इसके नीचे सब कम क्रियाशील वाले हैं, तो इसके नीचे कौन है, इसके नीचे केवल सिल्वर है, इसके नीचे केवल सिल्वर है। बाकी आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ठीक है, सॉरी सोडियम हमारा ये है, सोडियम, मैग्नीशियम, लिन सब इसके ऊपर हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर सभी हैं, तो ये सब तो इसको अपचयित नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा, केवल और केवल हाइड्रोजन इन सबको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले क्या है, इससे अधिक क्रियाशील है, तो इसको तो अपचयित नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन। किसको करेगा, अपने से नीचे वाले को करेगा ना। तो नीचे इसके कौन है, केवल और केवल सिल्वर है, तो एजीओ वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं आप लोग के भी कौन से आंसर हैं। चलिए, ठीक, तो हमें ये श्रेणी याद रहेगा, तो इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जी। आपने सही आंसर बताया प्रियांशु जी ने, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, ठीक है, तो सिल्वर को ये अपचयित कर देगा जी। ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी चौथा वाला। जी सर, हाँ। चलिए चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया, सक्रियता का क्रम बताइए, फिर से उसी श्रेणी का उपयोग करके बताना है जी। किंग निषाद जी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइए इसमें भी क्रियाशीलता का क्रम बताना है या आपको खुद से बताना है, फिर से हमें उसी का यूज करना है। क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है, तो काफी जरूरी है, ठीक है, हमारा जो श्रेणी बना है काफी जरूरी है, बहुत क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, एक बार आप लोग चेक करिए इसमें कौन सा वाला सही है। चलिए, ऑप्शन डी किसी ने बता दिया है, ऑप्शन डी, अच्छा, जी सलोनी कुमारी जी, हाँ गुड इवनिंग। हाँ, ऑप्शन थर्ड होगा भाई, ऑप्शन बी डी कहाँ से होगा, ठीक है, डी बी नहीं होगा भाई, ऑप्शन थर्ड होगा। जी प्रियांशु जी ने एकदम सही बताया, ऑप्शन थर्ड होगा ना। देखिए, हाँ, यहाँ पे थर्ड होगा। पहली बात देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो पहली बार गलत हो गए हैं। सोडियम तो काफी ऊपर है ना, पोटेशियम के तो नीचे ही है, तो ये दोनों तो खत्म, सोडियम को कम दिखाया है, काम खत्म है। अब बचा ये दोनों, हमें पता है एयू नीचे था, एयू नीचे था। अब इन दोनों में कौन सही है, इन दोनों में कौन सही है, तो मैं यूज करता हूँ फिर से इसी का। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए और देखिए, सबसे पहले अब इस सीरीज में फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एजी, एजी के बाद एयू है, ठीक है, यह इसके नीचे है। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए आप लोग, सबसे ऊपर कौन है। अगर मैंने चारों मेटल, देखिए मेटल चार ही दिए हैं, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और एयू है, गोल्ड है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार ही दिए हुए हैं। तो बताइए इन चारों में ऊपर, सबसे सबसे ऊपर कौन है, इन चारों में सबसे ऊपर हमारा सोडियम, उसके नीचे है मैग्नीशियम, उसके नीचे है कॉपर, उसके नीचे है गोल्ड, ठीक। तो अब बताइए कौन सा सबसे नीचे है, सबसे नीचे ये हो गया सबसे छोटा, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, तो एयू, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ना भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड न होगा, यहाँ पे तो सोडियम बीच में कहाँ से चला गया, ठीक है। अब इसी सीरीज को याद रखिए, काफी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। हमारे जो एनसीईआरटी में बड़ा वाला टेबल दिया है, उस पर ज्यादा एलिमेंट है, मैंने इसमें
गेट क्लास 10th वाला मैंने लिखा है, इसी से काम आपके काफी हद तक काम इससे हो जाते हैं। ठीक है, और इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तत्व और भी इसके बीच बीच में है, ठीक है, जो कि आपके 12th के बुक में विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से दिया हुआ है, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है जी, ऑप्शन सी जिसने बताया सबका करेक्ट है। चलिए चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, यह भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। बताइए कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। हाँ, माधुरी गौतम ओके सर जी, ओके। अब बताएंगे आप लोग कौन सी अभिक्रिया संभव ही नहीं है, नहीं होगी। बताइए एक बार चेक करके। फिर से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही रिलेटेड है, तो अब आप लोग बताएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है 3 में, एक में हमारा सिल्वर और कॉपर की कहानी है। फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपर और सिल्वर में, कॉपर सिल्वर से ऊपर है, कॉपर जो है हमारा सिल्वर से ऊपर होता है, तो कॉपर क्या करेगा, इसको सिल्वर को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर आता है फिर सिल्वर आता है फिर गोल्ड आता है। यहाँ पे फिर से मैं बना रहा हूँ, फिर से बना रहा हूं मैं, ठीक है, बार बार देखिए इसी का यूज हो रहा है। आप बताएंगे। इसका यूज तो पड़ ही रहा है बार बार, देखिए अब बताइए। अब बताएंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए कॉपर, अगर ये अच्छा मेटल होगा तभी ये रिएक्शन कर पाएगा, यानी ये तभी इस वाले को हटा के, यहाँ से इसको हटा के खुद जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए कॉपर क्या है, सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर सिल्वर से अच्छा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी कॉपर सिल्वर को हटा के कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, यानी ये ऑप्शन होगा। किसी ने थर्ड बताया, चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। फिर देखिए फिर कैल्शियम को हाइड्रोजन, क्या ये रिएक्शन होगा। कैल्शियम देखिए काफी ऊपर है, कैल्शियम काफी ऊपर है और हाइड्रोजन यहाँ बैठा है, तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम को हटा के हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, अब देखिए कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन है, कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ये भी रिएक्शन सही है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। आयरन और हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन से तो काफी ऊपर आयरन है, तो ये भी संभव है, तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला संभव नहीं है, यानी यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो किसी ने सेकंड बताया तो वो सही है एकदम। चलिए हाँ बी होगा, हाँ भाई बी एकदम करेक्ट होगा। तो काफी क्वेश्चन हमारे इस श्रेणी से आ रहे हैं, इस श्रेणी से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर मुझे ये याद है तो हम सारे क्वेश्चन बना लेंगे जी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है आप लोग का। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन सबसे अधिक होती है, अब आप लोग चेक करेंगे बताएंगे। ठीक, हम्म, हाँ ऑप्शन बी बता रहे हैं बहुत लोग। चलिए आइए देखा जाए, बी ऑप्शन, अच्छा जलीय विलयन सबसे अधिक विद्युत चालकता, जलीय विलयन में आयन जिसकी, क्या बोल रहा है, आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। देखिए वह आयन है क्या, ये कौन से आयन दिए हुए हैं। आयन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे यस ब्लॉक के कुछ आयन है, एस ब्लॉक के कुछ आयन दिए हैं। किसी ने लिथियम बताया भाई, हाँ लिथियम आई थिंक, ओके। चलिए देखिए अब दो ही हो सकता है, या तो ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला, क्योंकि ये एक सीरीज है, ये क्योंकि ये एक सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज क्या है हमारा, देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं यस ब्लॉक में तो क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सीजियम। ठीक है, हमारे पास ये क्या एक सीरीज में आता है ना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यहाँ रुबिडियम के बाद सीजियम आता है, तो एक रुबिडियम गायब है, फिर सीजियम दिया है,
यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि रुबिडियम गायब है, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया है, सीजियम दिया है, यानी ये ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है। जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो साइज क्या होती है, साइज बढ़ती है, ठीक है। अब विद्युत चालकता अधिक होने का मतलब क्या है, देखिए साइज, इसका साइज छोटा है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज और बड़ी है, पोटेशियम की साइज और बड़ी है। रुबिडियम की बात तो यहाँ नहीं दिया, रुबिडियम हटाइए, सीजियम दिया है, तो सीजियम की साइज और बड़ी है। तो अब बताइए, जिस मेटल की या जिस धातु की साइज ज्यादा होगी, जिस धातु की साइज ज्यादा होगी वो जल्दी ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, ठीक। अगर मुझे यहाँ से लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकाल के हमें क्या बनाना होगा, Li+, तो ये काम काफी मुश्किल है क्योंकि इसकी साइज काफी छोटी है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, Na+ बनाना थोड़ा सा आसान है। क्या पूछ रहा है, ठीक है, आयन जिसकी चालकता, चालकता तभी होगी ना जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अच्छा चालक होगा, ठीक। उसके बाद पोटेशियम में आते हैं, इसकी साइज थोड़ी और बड़ी है, ये और जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, सीजियम, क्योंकि इसकी साइज काफी बड़ी है, इसकी साइज काफी बड़ी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसकी चालकता ज्यादा होगी, ठीक है जी। हाँ, समझे, तो यहाँ पे, हाँ जी। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चालकता, चालकता हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने पर निर्भर कर रहा है कि जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसकी चालकता ज्यादा है, चलिए, ठीक। क्योंकि ये साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज बड़ी होगी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो सबसे अच्छा कौन होगा, सीजियम होगा, ठीक। सबसे अच्छा कौन होगा, सीजियम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सीजियम होगा। चलिए, 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 जी सर, हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है, अब आपको क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे साइज पे डिपेंड कर रहा है, चीजें साइज पे डिपेंड कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में नेट अभिक्रिया संपन्न होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, ईंधने नहीं होता भाई, ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल में, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में नेट अभिक्रिया, नेट मतलब जो हमारा लास्ट में आता है, लास्ट में अभिक्रिया आती है, वो क्या होती है। हाँ चलिए एक बार मैं याद दिला दूं ईंधन सेल के बारे में, याद नहीं होगा बहुत, ठीक है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ईंधन सेल क्या होता था, ये कुछ इस तरीके का हमारा सेल था जिसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से एक कंटेनर रहता है ईंधन सेल में, ईंधन सेल हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, डायग्राम था ईंधन सेल का, एक कंटेनर था, इधर से हम लोग क्या करते थे, इधर से भेजते थे हाइड्रोजन गैस, ठीक, इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर से भेजते थे ऑक्सीजन गैस, ठीक। और यहां से हमारा वाटर बन के निकलता था, वाटर बन के निकलता था। लेकिन इसको भेजने के लिए यहाँ पे हम लोग लगाते थे कुछ जाली, ठीक है, यहाँ पे लगाते थे हम लोग जाली, क्योंकि गैस जितने छोटे जगह से जाएगा उतना अधिक प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, जाली लगा दिया ऐसे कुछ, ठीक। और इसके अंदर भरा होता था हमारा कोई क्षार, यानी मैं लिख दे रहा हूँ इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा था, तो इधर वाला पार्ट हमारा क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है एनोड की तरह। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ये वाला जो पार्ट है वो काम करता है कैसा, कैथोड की तरह। और कैथोड पर क्या होता है हमेशा, अपचयन, ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। चलिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया ईंधन सेल। अब इसमें देखिए रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण कैसे होगा, ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारे पास जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, NaOH से पकड़ेगा OH को, NaOH से पकड़ेगा OH- को, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो गया है H2O के अंदर,
ठीक, H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक ही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2, बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, और 2 4 हाइड्रोजन और -2, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये तो हमारा हो गया एक रिएक्शन ऑक्सीकरण वाला। ठीक, एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन गैस फिर गया, इधर से ऑक्सीजन गया, और हम लोगों ने वाटर बना चुका है। इसके अंदर जब ये गया, इसके साथ मिलके वाटर बना लिया, और ये वाटर को पकड़ेगा, 2H2O को पकड़ा इसने, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बने हैं। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लिया, ये क्या बन गया, ये बन गया 2OH माइनस, सॉरी 2OH नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं देखिए 2, और 2 4 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 4H2O बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4OH माइनस, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे हम लोग, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये रिएक्शन तो ठीक है। इस वाले को बैलेंस कर देते हैं हम लोग, इस वाले में हम लोग कर देते हैं 2 से गुणा, क्योंकि इसके बराबर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसमें मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, और इसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा नया इक्वेशन हमारा, इसमें 2 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2H2 प्लस 4। मैंने देखिए 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हो जाएं, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हाँ, किसी ने ऑप्शन थर्ड बता दिया है। चलिए, ऑप्शन थर्ड भाई एकदम सही बताया आपने। हम एक बार करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा हमारा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इस नारंगी वाले को, इस नारंगी वाले को, और नीचे सफेद वाले को जोड़ देते हैं हम लोग। आइए जोड़ देते हैं पकड़ के, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इधर हमारा क्या आ जाएगा, और देखिए H2O इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर भी कुछ कैंसिल होगा। इधर हमारा 4H2O में 2H2 में कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा। ठीक, इधर का पूरा OH OH खत्म हो गया। इधर क्या बचा, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2H2O। यही तो अभिक्रिया होती है, यही तो अभिक्रिया होती है। ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एकदम करेक्ट है जी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा ईंधन सेल है, मैंने बता दिया आपको, एकदम करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो गया। चलिए, चलिए, ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हाँ ऑप्शन सी एकदम करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। चलिए, हाँ जी, रेडॉक्स रिएक्शन से निकालना था, बहुत सही। हाँ, जितने भी सेल हैं सब में रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है भाई। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है जी सर। हाँ, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ एनोड पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है अपचयन, तो हमें इस तरह से निकालना है। आप लोग एक बार जाके, हाँ एक बार आप लोग जाके चेक कर लेंगे, एकदम करेक्ट। चलिए, हाँ रेडॉक्स से ही है, हाँ जी प्रियांशु जी, हाँ रेडॉक्स से ही हो रहा है। चलिए, सीसा संचायक तेल को अवशोषित करने पर, सीसा संचायक तेल हम लोगों ने भी पढ़ा होगा, द्वितीयक तेल दो है, एक सीसा संचायक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज, और दूसरा हमारा यही वाला था, फ्यूल सेल। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लेड का और लेड ऑक्साइड का। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि PbO2 घुलता है, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमाता है, H2SO4 पुनः बनता है, अम्ल की मात्रा घटती है। अब बताइए इसमें क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट में चलिए बताइएगा एक बार। हाँ, ये अभी नहीं पढ़े हैं। ओ, आपने सीसा संचायक सेल नहीं पढ़ा है भाई, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट।
मैं बता दे रहा हूँ सीसा संचायक सेल के बारे में भाई आप लोग को। चलिए आइए मैं कोशिश करता हूँ बता दूं। यहीं पे देखिए, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर की, ठीक है, वही है जो हम लोग घर में इन्वर्टर वाली बैटरी यूज करते हैं। हाँ, वही हमारा क्या होता है, सीसा संचायक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, वहां पे क्या होता है, वहां पे देखिए दो अभिक्रियाएं होती हैं। दो अभिक्रियाएं होती हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। एनोड पे होगा ऑक्सीकरण, ठीक है, और कैथोड पे होगा अपचय। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे होता है अपचयन। कैथोड पे क्या होता है भाई, अपचयन मतलब रिडक्शन। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, अपचयन। अब देखिए, अब क्या करें, अब देखिए होगा क्या हमारा, देखिए इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास क्या होता है, लेड और लेड ऑक्साइड। जैसे हम लोग बैटरी जब देखे होंगे हम लोग, तो बैटरी में क्या होते हैं, देखेंगे प्लेट लगे होते हैं अलग अलग कलर के। तो एक होता है हमारा लेड का, एक होता है लेड ऑक्साइड का, एक होता है लेड का, एक लेड ऑक्साइड का, और बीच में भरा होता है एसिड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो एक हमारा लेड का प्लेट और लेड ऑक्साइड का। तो बैटरी में क्या होता है हमारा लेड, इधर एनोड पे लेड होता है, कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है, PbO2। ठीक, और इसके बीच में क्या होते हैं, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में भरे होते हैं, ठीक है, हाँ, H2SO4, जिसकी सांद्रता होती है, जिसकी सांद्रता या जिसकी कंसंट्रेशन होती है 30 से लेकर 38% तक सांद्रता वाला क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, एक प्लेट ये एसिड, फिर एक प्लेट ये। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन करके ये जाना चाहता है किसमें, लेड जाना चाहता है किसमें, लेड सल्फाइड सल्फेट में। या मैं रिएक्शन थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, देखिए जगह थोड़ा लंबा चाहिए हमें। तो पीबी जाना चाहता है किसमें, PbSO4 में। किसमें जाना चाहता है, PbSO4 में। ठीक, तो लेड हमारा किस पे कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट के अंदर। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बता रहे हैं आप लोग। हाँ, चलिए ठीक है, लेड बनाता है क्या, लेड सल्फेट में, और लेड ऑक्साइड जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, लेड ऑक्साइड भी जाता है किसमें, लेड सल्फेट में, यानी PbSO4 में। दोनों के दोनों PbSO4 में जा रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, SO4 कहाँ से मिला, तो SO4 मिलता है H2SO4 से, क्योंकि H2SO4 क्या देगा, H2SO4 देगा H प्लस, और क्या देगा SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस यहाँ से इसको मिल गया, जब इसके अंदर ये SO4 2 माइनस यहाँ से मिला। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, PbSO4 में। और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण। अब PbO2 है, ये भी PbSO4 में जा रहा है, तो इसको SO4 कहाँ से मिलेगा, ये भी किसमें जा रहा है, PbSO4 के अंदर, इसको SO4 भी मिलेगा SO4 -2 माइनस से। ठीक है, लेकिन और लेकिन एक चीज हमें और ध्यान देना है भाई, एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें ऑक्सीजन, हाँ, इसका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, तो ये वाटर के फॉर्म में निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास देखिए हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लेते हैं, 4H+ भी लेते हैं, जो कि दो ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर निकाल देता है 2H2O के रूप में। और साथ में ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, -2 में से +4 गया, कितना आ जाएगा, -2 में से +4 घटेगा तो फिर 2 बचेगा। ठीक है, तो +2 बचेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। तो ये पूरा रिएक्शन हमारा बन गया, इसका ये पूरा रिएक्शन इधर हो गया। तो यही रिएक्शन देखिए हमारा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे PbO2 घुल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जम रहा है। हाँ, तो लेड इलेक्ट्रोड जो हमारा है वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है ना, जो लेड इलेक्ट्रोड है वो SO4 को पकड़ के PbSO4 में ही तो जा रहा है। चाहे यहाँ देखे, और यहाँ तो ऑक्साइड पे PbSO4 जम रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लेड पे PbSO4 जम रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। H2SO4 पुनः नहीं बन रहा है, वो तो खत्म हो गया इन दोनों को देके। उसके बाद अम्ल की मात्रा घटती है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना अम्ल है उतना ही रहेगा। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, लेड की सतह पर क्या जम जा रहा है, PbSO4, लेड सल्फेट, ठीक है, जम जा रहा है। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहुत सही जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
तो ऐसे हमें क्वेश्चन को समझना है, इतना बड़ा बनाना नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ अब देखिए थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आ गए। पहले हाँ क्या दिया है, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर। अब देखिए विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या होता है, हम लोगों ने फराडे का नियम तो पढ़ा होगा। फराडे का नियम क्या होता है, कितना, फराडे का नियम क्या होता है, हमारा जो द्रव्यमान, ठीक है, हमारा जो द्रव्यमान, हाँ जी, क्या बोला भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गोलू यादव, माधुरी जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, चीटू यादव जी, हाँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी धारा चाहिए कि 0.5 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी, कितनी धारा 0.5 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी। हाँ चलिए आइए देखते हैं। देखिए है क्या, हम लोगों ने पढ़ा होगा फराडे का नियम क्या होता है, हमारा जो द्रव्यमान, हमारा जो द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य का कितना द्रव्यमान एनोड या कैथोड पर एकत्रित होता है, वो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान को मैं दिखा दे रहा हूं यम से, ये किसके बराबर होता है, समानुपाती होता है धारा के, ठीक, जितना हम लोग करंट देंगे उतना द्रव्यमान क्या होगा, एकत्रित होगा एनोड या कैथोड पे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, यम बराबर जेड इंटू क्यू। इसी जेड को क्या बोलते हैं, इसी जेड को हम लोग बोल रहे हैं, इसी जेड को बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, इसी को क्या बोल रहे हैं, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, समतुल्यांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीई, ईसीई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी। चलिए बी होगा सर, हाँ किसी ने बी बताया, बहुत सही, बहुत सही ऑप्शन आपने बता दिया है आंसर। चलिए अब ये बी आया कहां से, इसकी हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, यानी ये पूछ रहा है कि एम और जेड बराबर हो जाए, एम और जेड बराबर हो जाए, ठीक। तो यम बराबर जेड और क्यू बराबर होता है इंटू टी, ठीक है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो आई हमारा कितना है, आई पता नहीं, आई ही पूछ रहा है, तो ये कितना है 0.25, तो टाइम का मान कितना है, टाइम कितना है 0.25। अब बताइए आई मैं यहाँ पे कितना रखूं कि यम और जेड बराबर हो जाएं, ठीक है, तो आई यहाँ पे मैं कितना रखूं कि एम और जेड बराबर हो जाएं, कहने का मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये एक हो जाए, क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो आई क्या रखें, आई क्या रखें कि एम और जेड बराबर हो जाएं, तो बस क्या करना है, आई का मान रख दीजिए 4, क्योंकि 4 का गुणा हम लोग 0.25 में करेंगे, 4 का गुणा 0.25 में करेंगे तो 1 तो आ जाएगा। हाँ जी, किसी ने ऑप्शन बी बताया, एकदम सही है। तो अगर मैं आई की जगह 4 रख दूं, आप लोग क्या करना है, बस हमें ऑप्शन चेक करना, रख रख के एक रखेंगे वही आ जाएगा, 4 रखेंगे तुरंत, देखिए यहाँ पे जेड इंटू 4 गुणे 0.25, तो एम बराबर आ गया जेड, और 25 चौका 100 होता है, 2 नंबर पॉइंट लगा क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा सीधे, तो एम बराबर जेड आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, कब आए, जब मैंने आई का मान 1 रखा, मैंने आई का मान सॉरी 4 रखा, 4 रखने पर ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं।
तो ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। जिसने जिसने भी ऑप्शन बी बताया है एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आइए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्या है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, भाई बताएंगे आप लोग? ओके, माधुरी गौतम जी ओके। हाँ, अब बताएंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन। विशिष्ट चालकता पहले होता क्या है और उसका इकाई क्या होता है भाई? एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे जी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सबको ठीक है। हाँ, हेलो सर, हाँ गौतम कुमार जी हेलो। आइए चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, हाँ जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए मैं बता देता हूँ आप लोग को भी। हाँ देखिए मेरे पास फार्मूला क्या है हमारा। फार्मूला क्या है भाई? हम्म, देखिए आर इक्वल टू, ये फार्मूला काफी बार आता है, रो यल बटा ए। ठीक, इसका उल्टा करेंगे हमारा आ जाएगा चालकता, इसका उल्टा करेंगे आ जाएगा विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। और ये यल बटा ए को रहने दीजिए, यल बटा ए को उल्टा नहीं कर रहा हूं मैं, यानी इसको मैंने पलट के फार्मूले में लिख दिया। इसका यूनिट निकाला हमें कप्पा का, तो कप्पा बराबर क्या होता है? सी गुड़े यल बाई ए। ठीक, तुम्हारा इसका तो होता है ओम, और सी क्या इसी का उल्टा है तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, इसका यूनिट हो जाएगा ओम, सॉरी ओम इनवर्स। ठीक, और ये क्या है हमारा? ठीक है, ओम इनवर्स। और एल बटा ए, एल बटा ए, एल का मान यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक से एक कट गया तो क्या आएगा? एक बटा सेंटीमीटर, यानी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत सही, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जिसने उसने ऑप्शन सी बताया एकदम करेक्ट है। चलिए हाँ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ भाई दोनों हो सकता है। हाँ मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर बताएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जनरली हम लोग सेंटीमीटर का ही यूज करते हैं। ठीक, मीटर का यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं। चलिए जी, हाँ साइमन मीटर अपॉन मीटर, बहुत सही, इसने भी सही बताया। हाँ, ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग? साइमन बोलते हैं। हाँ तो साइमन तो ऑप्शन नहीं है ना। हाँ लेकिन हम लोग ऑप्शन में भी आ सकता है, बहुत सही। हाँ चलिए जी, सही है सबका। जी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, सबका सही है। चलिए, डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया है, अब बताएंगे आप लोग। डेनियल सेल शुरुआत में ही दिया है, कौन सी अभिक्रिया होती है? एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। न्यू स्टूडेंट सर, अच्छा चलिए अच्छी बात है, न्यू स्टूडेंट है। ठीक, आप भी जुड़ जाइए, पढ़ाई करिए। ऑप्शन ए, नहीं भाई ऑप्शन ए कहाँ से होगा? डेनियल सेल में क्या होता है? ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं है भाई, किसी ने ऑप्शन सी बताया। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा। डेनियल सेल में क्या होता है? डेनियल सेल में होता है ऑक्सीकरण अपचयन। किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण होता है जिंक का, जिंक आयन में। और कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन होता है। तो क्या होगा? देखिए डेनियल सेल में क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। उसमें हमारा होगा क्या? हमारा जो जिंक ठोस होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग के जाएगा जिंक 2 प्लस एक्यू में। एक्यू मतलब एक्वस मतलब होता है पानी में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, एक समीकरण ये हो गया। ठीक, कैथोड पर होता है अपचयन। कैथोड पर क्या होता है भाई? कैथोड पर होता है अपचयन। ठीक, तो अपचयन का मतलब हमारा जो कॉपर होगा यहाँ पे, एक हम लोग लेते हैं कॉपर 2 प्लस एक्यू, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहीं से,
और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ठोस में। ये हो गया समीकरण 2, इसको जोड़ दीजिए, वही अभिक्रिया हमारा पूछ रहा है। इसको पढ़ के जोड़ दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा, बचेगा हमारा जिंक प्लस कॉपर इक्वल टू जिंक 2 प्लस फिर कॉपर। तो ऐसा देख लीजिए कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, एक बार आप लोग देखेंगे, जिंक कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस कॉपर, तो जिंक कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस कॉपर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लीजिए। जी बी नहीं होगा भाई, किसने बी बताया, नहीं, हाँ प्रिया यादव जी बी नहीं होगा, हाँ हाँ प्रियांशु एलएसआई जी एकदम सही है आपका, हाँ आपने एकदम हाँ करेक्ट बताया। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा किंग निषाद, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। मैंने देखिए रिएक्शन भी पूरा लिख डाला, एनोड पे अभिक्रिया मैंने बता दी, ठीक है, कैथोड की अभिक्रिया मैंने बता दी, और आप लोग को इसी की हेल्प से जान लेना है, ठीक। तो अगर मुझे डायरेक्ट भी हमें याद होना चाहिए, चीजें हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंक का ऑक्सी, बट डेनियल से हमें याद रखना है कि जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है। क्यों होगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अच्छा है। जो मेटल अच्छा होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, रासायनिक श्रेणी में ज्यादा ऊपर होता है, वो हमेशा ऑक्सीकरण करता है, ठीक। जो कम होगा, खराब होगा, वो अपचयन करेगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 प्लस में गया, ठीक है। अब और कहीं ऐसा दिख रहा है तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, हमेशा एक का ऑक्सीकरण होता है, दोनों का अपचयन होता है, ठीक है। तो अब कॉपर क्या करेगा, खराब है तो अपचयित होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पे इसका चार्ज घट गया। तो हमेशा ऑक्सीकरण में चार्ज बढ़ता है, अपचयन में चार्ज घट जाता है। तो कॉपर जिंक क्या होगा, 0 से 2 हो गया, कॉपर 2 से 0 हो गया, ठीक है। चलिए चलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है भाई हाँ, ये आप लोग बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यक होती है वह है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए बताइए, चलिए 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 फराडे, 2 एम्पियर, ठीक है। पहली बात तो पूछ रहा है विद्युत धारा, ठीक है, कि कितनी मात्रा, ठीक है। तो कुलाम तुम्हारा आवेश होता है, तो पहला बात कुलाम तो ऑप्शन होगा नहीं, कभी धारा पूछ रहा है, धारा की मात्रा पूछ रहा है, तो कुलाम वालों को हटाइए। बचा हमारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक। और क्या बचा, 1 फराडे बचा, ठीक। एक हमारा फराडे बचा, यानी 1 फराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऑप्शन नंबर ए किसी ने बताया है, ठीक है। चलिए विद्युत धारा की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए पहले हमारा 108 ग्राम सिल्वर का मतलब क्या है, 1 मोल सिल्वर है भाई, 108 ग्राम का मतलब 1 मोल सिल्वर, देखिए सिल्वर का मतलब होता है एजी, सिल्वर का मतलब एजी, ठीक है। इसका अणु भार होता है 108 ग्राम, ठीक है। 108 ग्राम एजी का मतलब क्या है, ये 1 मोल को दिखा रहा है, यानी क्या दिखा रहा है, ये 1 मोल एजी को दिखा रहा है। और एक सिल्वर क्या करता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक, ठीक है। एक सिल्वर हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जी ऑप्शन नंबर सी, हाँ करेक्ट है, ठीक। सिल्वर क्या करता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 108 ग्राम सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका भार कितना, 108 ग्राम, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखिए सॉरी 1 मोल का, ये 1 मोल है ना, 1 मोल 108 ग्राम का, तो 1 मोल से 1 मोल एजी प्लस बना और 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96500 गुलाम, इसको क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे हो जाएगा ना भाई, हमारा क्या होगा ऑप्शन, 1 फैराडे होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 1 फैराडे, ठीक। हाँ ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, हाँ जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका एकदम करेक्ट हो गया। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एकदम करेक्ट है। आइए अब बताएंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। चलिए एकदम बार बार आ रहा है क्वेश्चन, आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है, 1 फराडे बहुत सही, हाँ। चलिए बताएंगे आप लोग, विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, चलिए हाँ
जी प्रियांशु जी एकदम करेक्ट ऑप्शन बताया है। ठीक 96485 कूलाम, हाँ। ठीक हम लोग अप्रॉक्स में 96500 लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 96485 होती है, हाँ। इसका आंसर आप लोग ये बता रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये बता रहे हैं, हाँ। अरे भाई कैथोड पर ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कैथोड पर अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना। ठीक है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? अपचयन। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, याद रखिएगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ? लोन, याद रखिए, LOAN। एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक। ए का मतलब क्या होता है? एनोड। एन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अब बताइए, अब बताइए यहाँ पे इस ट्रिक से हमें याद पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है हमेशा, उस पर ऑक्सीकरण होता है, उसको, सॉरी, लेफ्ट साइड में, हमारा लेफ्ट साइड में होता है एनोड, उस पे ऑक्सीकरण होता है, नाम तो एनोड है, उस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है कैथोड पर तो क्या होगा? अपचयन होगा। हमेशा ध्यान देना कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसी से पता चल गया ना। देखिए लोन से पता चल रहा है कि एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीकरण, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक, यानी कैथोड पर पूछ रहा है तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर पूछ रहा है तो कैथोड पे अपचयन होगा। अपचयन की जगह ये अवकरण लिखा है, तो अवकरण मतलब अपचयन ही है, इसको अलग तरीके से लिख दिया है, तो अपचयन होगा। चलिए, चलिए ठीक है, तो अपचयन होगा। हाँ एलोन भी, हाँ एलोन किसी ने रखा है, बहुत अच्छा नाम है, हाँ। चलिए, LSI स्टूडेंट ने एलोन। जी, हाँ CRRR, हाँ हाँ हाँ, CRRR, यानी इसी का उल्टा है। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होगा? राइट में, राइट में, क्या हो गया भाई? राइट में, ये काला मैंने यूज कर दिया क्या? हाँ, राइट में क्या होगा? रिडक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड, और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। RRCP, ऐसे आप तो कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। CRPR, बहुत सही, हाँ जी। ऑप्शन नंबर बी होगा, CRPR, हाँ। ठीक, CRPR, चलिए, बहुत सही। ऐसे आप लोग ट्रिक से चीजों को जल्दी कर पाएंगे, हाँ। लोना, लोन, हाँ कुछ भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अभी अभी ये क्वेश्चन आया था। ये कौन सा वाला सेल था भाई जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बना रहा था? कौन सा सेल था? अभी अभी क्वेश्चन आया था, और वही क्वेश्चन फिर से आ गया। पारा सेल, डेनियल सेल, ईंधन सेल, लेड संचायक सेल? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। चलिए, डेनियल सेल, अरे भाई डेनियल सेल में कहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है? डेनियल सेल में तो जिंक कॉपर होता है ना भाई। डेनियल सेल में क्या होता है? जिंक कॉपर होता है ना। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मैंने अभी H2 बनाया था ना। क्या लिया था मैंने? 2H2 प्लस O2 से मैंने 2H2O बनाया था। ये कौन सा सेल था भाई? ये था ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ये क्या था? फ्यूल सेल या ईंधन सेल होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ होता है? हमेशा फ्यूल सेल में होता है ना, हाँ। ऑप्शन बी, बहुत सही, हाँ। ठीक, जी, ऑप्शन सी होगा, फ्यूल सेल होगा, हाँ बहुत सही। हाँ, ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल होगा। चलिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ होता है? फ्यूल सेल। मैं तो बता दूं कुछ समय, देखिए पारा सेल किसको बोलते हैं? मरकरी सेल को। मरकरी मतलब जो घड़ी के बैटरी में लगता है, हैंड वॉच वाले बैटरी में जो लगता है, वो मरकरी सेल होता है, पारा सेल। ठीक, डेनियल सेल क्या होता है? जिंक और कॉपर का होता है। ईंधन सेल हमारा यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, लेड वाला मैंने बताया था ना, जो बड़े वाले बैटरी में यूज होता है। ठीक है, तो सबके बारे में जानकारी रखिए। चलिए,
चलिए, हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़े सही से, चलिए कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। हाँ, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। बताएंगे आप लोग। विलयन की चालकता समानुपाती होगी भाई, किसके समानुपाती होती है भाई? चालकता। किसी विलयन की चालकता, देखिए विलयन के अंदर चालकता का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी अच्छी से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की प्रवाह, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई विलयन लिया, उस विलयन के अंदर, ठीक है, जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा चालकता होगी। हाँ, बहुत सही, आयन की संख्या पे बता दिया किसी ने, आयन की संख्या पे एकदम करेक्ट बताया है। ठीक है, तो चालकता हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इसमें आयन कितने हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वाले आयन ज्यादा होंगे, चालकता ज्यादा होगी, तो आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, एकदम करेक्ट है। तनुता पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमारे पास जो चालक आयन ही कम होंगे, कितना भी तनु तनु कर दीजिए, पानी मिलाइए खूब, ठीक है, चालकता तो बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, धारा घनत्व पर डिपेंड नहीं करेगा, पता चला हमारा आयन ही कम है, धारा बढ़ाने से क्या फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद विलयन का आयतन ज्यादा कम करने से कुछ खास होता है नहीं, आयन अगर ज्यादा होगा तो चालकता हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, बी होगा, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सबका सही है। हाँ, ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो आयन जितना ज्यादा होते हैं उतना अधिक वो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है। चलिए आइए बढ़ते हैं। फिर से हमारा एक अच्छा क्वेश्चन, AlCl3 के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी। आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग इसे ट्राई करेंगे, ठीक, कमेंट में बताएंगे क्या होगा। चलिए ट्राई करिए एक बार। ठीक, बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका। क्या है क्वेश्चन, एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में कितनी आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। जी, 1F, बहुत सही। 1F नहीं भाई, 1F कहाँ होगा, आइए मैं बताता हूँ। 1F नहीं होगा भाई, सब में 1F नहीं होता। देखिए क्या होगा, 1F नहीं होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल में से देखो, हमें ध्यान देना, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड की कहानी क्या है, जैसे हमारे पास वैद्युत अपघट्य है, उसमें मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड डाला, AlCl3 डाला, तो ये क्या होगा, टूटेगा किसमें, Al3+ और 3Cl- में, Al3+ और 3Cl- में। ठीक है, यानी अब ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन ये एकत्रित करेगा, तो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल में से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, तो 1 मोल एल्युमिनियम, हाँ 1 मोल एल्युमिनियम, हाँ किसी ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 मोल एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई। देखिए हमारा जो क्लोरीन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, Al3+ है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, ये निकालेगा कौन, 3Cl-, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, या तो यहाँ से इतना लंबा नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने एल्युमिनियम ने अपना एक एल्युमिनियम एक माइनस निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, एल्युमिनियम से एक्सेप्ट कर लेगा, या ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऐसा समझ सकते हैं। इसने क्या किया, Al3+ में गया, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम, यानी 1F होता है। ठीक, तो 3 मोल का कितना होगा भाई, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3F न लिखेंगे, 3F न होगा, 3 गुणे
हमें इस नंबर को कर देना है तो 3F होगा। बस हमें ऐसे समझना है चीजों को, क्या लिखाना है हमें, 3F। हाँ बहुत सही, LSI वाला 3F होगा। हाँ जी 3F होगा। हमें बस देखिए चार्ज पता करना है कि 1 मोल AlCl3 कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना 3 इलेक्ट्रॉन का 3F हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए चलिए 3F होगा। हाँ LSI वाला बहुत सही। हाँ चलिए